नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। और भारतीय राजनीति में हमेशा से एक प्रथा रही है कि जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो अक्सर जीतने वाली पार्टी को जो है वो बधाई देती है, उसको जीत की शुभकामनाएं देती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये चलन बंद हो गया है। एक नया चलन शुरू हो गया है कि पार्टी चुनाव हारने के बाद अपनी हार का ठीकरा जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर, चुनाव आयोग पर फोड़ने लगती है। और जो स्थितियां बनती हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि आत्ममंथन, आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन की कोई भारतीय राजनीति में जरा सी भी जगह ही नहीं बची। और इस प्रथा को, आजकल इस जो ट्रेंड को सबसे ज्यादा जो हवा मिली है वो राहुल गांधी और कांग्रेस ने दी है, जो अपनी हार पर मंथन करने के बजाय सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। ये एक नया चलन है। और हारने के बाद अब जो है वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर पार्टियां अपनी हार का ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग और सरकार पर फोड़ने लगी हैं। और इस चलन में सबसे अगुआ बन चुके हैं, जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस। राहुल गांधी ने जिस एसआईआर के विरोध को मुद्दा बनाया था उसे जो है बिहार की जनता ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। लेकिन इसके बाद भी इस मुद्दे को कूड़े के ढेर से उठाकर अपने सीने से लगाया जा रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी और कांग्रेस इतनी किरकिरी करवाने के बाद भी इस बेजान मुद्दे को, इस एसआईआर के मुर्दा मुद्दे को फिर से हवा देने में लग गए। हार पर आत्मचिंतन, अवलोकन, मंथन, विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन 138 साल पुरानी पार्टी किसी बच्चा पार्टी की तरह ना जीतेंगे ना हार मानेंगे वाली बाल सुलभ बुद्धि को प्रकट कर रही है। कांग्रेस कभी ईवीएम को तो कभी एसआईआर के बहाने इस कथित चुनाव धांधली की रट को ना केवल आम जनता नकार चुकी है कांग्रेस की इस रट को, बल्कि अब तो देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनके भी सब्र का बांध टूट चुका है। इसलिए आज देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने एक ओपन लेटर जारी किया है, जिसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की गई है। ये लेटर कोई ऐसे वैसे लोगों ने नहीं लिखा है। इस लेटर को लिखने में जो 272 लोग हैं उनमें से 16 पूर्व जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें से 14 जो हैं वो पूर्व राजदूत भी हैं, और 133 सैन्य रिटायर्ड अधिकारी हैं जिसपे उन्होंने सिग्नेचर किए हैं। अब तो ये लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इससे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आम जनता है उसका जो है विश्वास जो है वो टूटता जा रहा है। अनावश्यक अविश्वास फैलाने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस की जिद से उसके सहयोगी दल जो हैं, जो सहयोगी मित्र हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इंडी गठबंधन की बागडोर अखिलेश यादव को देने की मांग कर रहे हैं, तो कोई कांग्रेस को अहंकारी, घमंडी बता रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसलिए आज दो टूक में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है, अकरन नहीं जा रही है, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, देश को गाली देना बंद नहीं किए हैं। देश भर में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो हार या जीत के बावजूद, मैं हमेशा कहती हूँ, दिल से कांग्रेसी हैं। पर उन लोगों को ना कोई पूछता है, उन लोगों को ना कोई एक्नॉलेज करता है, उन लोगों को ना कोई पद अधिकार दिया जाता है। सिस्टम हमारी पार्टी में भी, अगर हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करें, अगर हम इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने की बात कर रहे हैं, तो हमारी खुद की पार्टी में भी पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। अगर 65 लाख लोगों का वोट कटा और वो गलत कटा, तो उन 65 लाख लोगों में से 65 लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था।
पाचड़ा लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। कहीं बिहार में हम लोगों को ये नजर नहीं आया कि एक जमात प्रोटेस्ट कर रहा है चुनाव के पहले। तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देखिए क्या हालत हो रही है जगह। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुनकर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है, परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। ये लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। राहुल जी को लगता है कि वो चुनाव हारते हैं, परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो लोकतंत्र पर खतरा है। तो मानसिकता अभी भी बदली नहीं है, ये इमरजेंसी वाली मानसिकता है जिसको उजागर करने का काम है। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर नेता प्रतिपक्ष बेबुनियाद हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है कि हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। और फिर सरेआम धमकी देना कि तीनों आज चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर कि हम तुम्हें देख लेंगे रिटायरमेंट के बाद, ये भाषा जो है सभ्य लोगों की भाषा नहीं है। तो देखा आपने किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और हम इस चर्चा को बिना देर के आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राहुल लाल जो कांग्रेस के समर्थक हैं। शुरुआत राहुल मैं आपसे ही करना चाहूंगा। राहुल, ये 272 अब तो जो मीडिया के जो जानकार थे राजनीति के वो भी मान रहे थे कि कितने बार बार आरोप नहीं लगाना चाहिए, लगातार हम मीडिया में भी चर्चा देख रहे थे। अब तो जो है वो 272 रिटायर्ड सम्मानित ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, एम्बेसडर्स और पुराने जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है वो तक अब परेशान हो गए, उनके सब्र का बांध टूट गया है। ये कब तक हार का ठीकरा जो है वो राहुल गांधी इस तरह से चुनाव आयोग पे फोड़ते रहेंगे? कभी तो बंद होना चाहिए ना ये। प्रखर जी, हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग पे फोड़ रहे होते पहले से ही एसआईआर को लेके जो है कि कांग्रेस जो है कि आंदोलनरत नहीं होती। हम लोगों ने देखा कि बिहार के चुनाव से पहले ही किस तरह से मतदाता अधिकार यात्रा निकाली गई। वो लड़ाई एक एसआईआर के विरुद्ध जो लड़ाई थी वो जमीन पे भी लड़ी गई, वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जा रही है। एसआईआर गलत है और चुनाव आयोग एक पक्षी ढंग से काम कर रहा है। हम लोगों ने, मैं कुछ छोटे से दृष्टांत बताता हूँ। अब उसमें 11 दस्तावेज दिए गए थे एसआईआर के तहत चुनाव आयोग के तरफ से। 12वां दस्तावेज आधार को स्वीकार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार मौखिक आदेश दिए लेकिन वो उसको 12वां दस्तावेज नहीं माना गया उसको। जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल लिखित तौर पे आदेश दिया तब जो है कि चुनाव आयोग उसे मानने के लिए तैयार हुई। बिहार में तो 65 लाख लोगों के नाम कट जाते हैं, बाद में फिर जो है कि सोचिए कि वो क्या स्थितियां बनी थी। हम लोगों ने ये भी देखा सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग की नजरों में जो लोग जो मर चुके थे, मृतक घोषित हो चुके थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो है कि नजर आए, जीवित नजर आए। राहुल गांधी उनके साथ चाय नाश्ता करते हुए नजर आए। तो ये तो समूह को समझ में आ रहा है। अगर ये आरोप वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर दिए थे, उसको लेकर भी विवाद हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, उनके क्या इश्यू थे क्या नहीं थी, मीडिया से उनको कई लोगों को बात भी नहीं करने दिया गया था। इसके अलावा जब राहुल गांधी यात्रा पर निकले तो उन्होंने रंजू देवी जैसे कई कैरेक्टर्स को बुलाया जिन्होंने कहा कि मेरा नाम कट गया है, लेकिन बाद में जब मीडिया ने फैक्ट चेक किया और बताया तो उनका नाम लिस्ट के अंदर निकला। तो ये सब होता रहा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाई? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आधार को बाद में सलाह दी और आधार को करा, लेकिन क्या अगर इतनी गलत प्रक्रिया थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला प्रखर जी अभी भी चल रहा है और इसके संवैधानिकता का मामला कोई सुप्रीम कोर्ट में खत्म नहीं हो गया है। लेकिन फिर भी देखिए कि चुनाव आयोग को कितनी हड़बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल ही रहा था, फिर भी 12 राज्यों में और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में से हड़बड़ी में जो है कि तेजी से लागू करने की घोषणा कर दी गई। अरे 3 बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया। एक बीएलओ ने केरल में आत्महत्या किया, एक बीएलओ ने जो है कि वो राजस्थान में आत्महत्या किया। ये क्या कैसी स्थिति बनाई जा रही है? चुनाव आयोग का काम होता है इक्वल प्लेटफॉर्म देने का। क्या इस बिहार के इलेक्शन में आपको लगा कि राहुल जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आपने जो आत्महत्या का मुद्दा उठाया,
कल को कई राज्यों के अंदर होता है जब पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल या पुलिस से जुड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पुलिस जो है पुलिसिंग बंद कर देगी, कानून व्यवस्था का पालन होना इस देश में बंद हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि एक पुलिस वाले ने आत्महत्या कर ली। दुखद है, आत्महत्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है तो उसकी वजह से कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं रुक जाएगी। कल को कोई चुनाव अधिकारी इस वजह से आत्महत्या कर लेता है कि उसे दूर के गांव में ड्यूटी के लिए भेज दिया गया, तो हम चुनाव करवाना बंद कर देगा ये देश? नहीं, ये इस तरह के ये नहीं दिए जा सकते ना। एसआईआर पहले भी हुए हैं देश में। क्या अच्छा। प्रत्येक मतगणना के पास जो है कि प्रत्येक मतदाता को फॉर्म भरने के लिए आपने बाध्य किया है? क्या कहा गया था प्रखर जी कि इससे जो है कि घुसपैठियों की पहचान होगी? गृह मंत्री जाते थे बिहार के पूर्वांचल सीमांचल के क्षेत्र में जाके कहते थे घुसपैठिए। चुनाव आयोग ने कितने जो है कि घुसपैठिए पकड़े यहाँ पे? तो मुख्य मामला ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि अपनी निष्पक्षता और तटस्थता के लिए जाना जाता था, आज वो चुनावी मैदान में खुद एक प्लेयर की भूमिका में क्यों आ रहा है? राहुल गांधी ने 3 बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उन्होंने, उस कितने तथ्यात्मक ढंग से कागज के पूरे भंडार के साथ वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उन आरोपों का कोई तथ्यात्मक जवाब दिया। और मैं तो ये भी कहता हूं, आरोपों का तथ्यात्मक जवाब क्या उन्होंने? जितने भी आरोप लगाए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें उसमें से 80-90% तो उनका फैक्ट चेक हो गया। उन्होंने कहा कि एक ही घर में एक ही जगह पे एक ही पते पे 500 लोग हैं। सारे मीडिया पहुंच गया, जिसमें कई देश के ऐसे अखबार थे, क्योंकि आप लोग तो गोदी मीडिया का आरोप तत्काल लगा देते ना, लेकिन उसमें कई ऐसे अखबार थे जो बिल्कुल निष्पक्ष मानते हैं, कांग्रेस वाले भी उनको मानते हैं। उनके रिपोर्टर से जाके दिखाया कि एक बहुत बड़ा प्लॉट है, 3-4 एकड़ में फैला प्लॉट है, इसके अंदर एक परिवार है जिसका परिवार बढ़ता गया, उसी में अपने घर बनाते गए, 500 लोग हो गए। तो राहुल गांधी के इन आरोपों के फैक्ट चेक तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर हो गए। उनके आरोप बहुत बड़ी संख्या में थे। ऐसे आरोपों को लेकर जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था तो हाईकोर्ट ने जुर्माना लगा दिया 1 लाख रुपए का याचिकाकर्ता पे कि राहुल गांधी के आरोपों के आधार पर जो है वो हम लोग इस तरह से जांच करने नहीं बैठेंगे या सुनवाई नहीं करेंगे। तो खैर ये होता रहता है। अब हम एक पंक्ति में कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने तमाम आरोप लगाया और मैं कह रहा हूं कि अगर वो आरोप गलत है, राहुल गांधी गलत ढंग से जो है कि एक संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं, कीजिए राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों चुप्पी कोर्ट क्यों नहीं जाते? नहीं, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर राहुल गांधी से हिट एंड रन की देखिए, हिट एंड रन की दिक्कत नहीं है, ग्राफिक्स चल रहा है। अच्छा राहुल जी, मैं आपको रोक रहा हूं, जब तक ये ग्राफिक्स चल रहा है आप इस ग्राफिक्स को देखते रहिए। कैसे 91 राज्यों में 2012 से कांग्रेस हारी, तब तक आप ये देखते रहिए। इसी बीच में मैं आरपी सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब, जो राहुल ने ये बात कही कि जो घुसपैठियों की बार बार बात की जा रही थी सीमांचल में कि घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार मिल चुका है, उन्हें हम इससे अलग करेंगे, लेकिन उतनी तादाद में घुसपैठिए नहीं पकड़ाए गए, एसआईआर में उतने उनके खुलासे नहीं हुए जितने की दावे किए जा रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे आरपी सिंह साहब? करीमपुर कलकत्ता के नजदीक में है, वहां पर 300 घुसपैठिए बाहर वापस बांग्लादेश जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि हमें जाने दीजिए, हमें इस सारे प्रोसेस में पढ़ना नहीं, हम यहाँ पर वोटर बनकर रह गए थे, हमें वापस जाना, हम यहाँ पे वोटर नहीं है, हम यहाँ के निवासी नहीं है। अरे पीड़ा तो इसी बात की है कि इनको घुसपैठियों से प्यार है और इनके नेता लगातार कहते हैं कि हमको घुसपैठियों से प्यार है। तो वो फोटोग्राफ मेरे को मिल गया, मैं एक मिनट दिखाना चाहूंगा जी। ये देखिए, ये 300 घुसपैठिए बैठे हैं तैयार कि हमें बाहर भेज दीजिए कृपा कर, हम नहीं रुक सकते यहाँ पर। तो क्या कि इनको दिक्कत इस बात से है कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है। अरे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप फेक हैं, वर्ड यूज किया फेक। अब फेक का मतलब होता है फर्जीवाड़ा वाला। राहुल गांधी को लेकर कहा कि ये फेक जो प्रेजेंट कर रहे हैं सब नकली है, फेक है। अब उसके बाद भी राहुल गांधी को अगर थोड़ी शर्म होती तो वह मुकदमा करते ना, कि उनको तो कह दिया फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मुकदमा करते इलेक्शन कमीशन की, मुझे फर्जीवाड़ा वाला कैसे कह दिया, तुम तो नहीं हिम्मत करेंगे। हल्फनामे पे जब कहा जाता तब देंगे नहीं। एक प्रोसीजर है कि 45 दिन के अंदर आपको अपनी जो भी गुहार लगानी है वह गुहार इलेक्शन कमीशन के सामने लगाइए, आपको जो भी लगानी है। आप उठेंगे 6 महीने बाद। महाराष्ट्र के अंदर जून 25 को हाई कोर्ट ने तमाचा मारा इनके मुंह पे, ये कहकर कि ये सबका सब बकवास है, सब क्यों ले हमारे सामने, ये सब क्यों ने उठा कर ले आए ये सब बातें कहने के लिए। जब समय था तब क्यों नहीं आपने समय सीमा के अंदर जाकर अपनी गुहार लगाई। इसी प्रकार एसआईआर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोका कि नहीं एसआईआर देश में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन, एक ऑर्डर बता रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को मान्यता दी, सिर्फ समय को लेकर कहा कि समय थोड़ा अगर और होता तो अच्छा होता, परंतु वो भी साबित हो गया। अब ये 65 लाख वोट की बात कर रहे हैं। अभी इनके नेता खुद वहां पर शकील अहमद साहब क्या कह रहे थे,
65 लाख वोट कटे और गर्ल्स कटे तो 65, अभी उन्होंने कहा, आपने चलाया बयान हाँ। कि 65 लोग खड़े कर दिए थे। अभी ये कह रहे अरे थे कि खूब सारे प्रदर्शन हो रहे थे चुनाव वाले दिन ही, लोग बीएलओ के साथ, आपने लगता है कि देखिए, वायरल देखिए, वीडियो हो रहे थे। राहुल, मैंने खाली एक छोटा सा इंटरवेंशन किया है हमने, ठीक है कि वो प्रदर्शन राहुल, एक देखना बात और चाहते क्लियर थे। कर दूं, आरपी सिंह साहब बोलेंगे। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जब 140 करोड़ जिस देश की आबादी होती है तो ये छोटे मोटे जिस तरह के नाम कटने वगैरह की घटनाओं पे प्रदर्शन ये हर चुनाव में हम देखते आ रहे हैं। ये 1952 का भी अगर आप उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट निकालेंगे तो ऐसे इक्का दुक्के आपको किस्से मिल जाते हैं। लेकिन जिस तरह का आंकड़ा दिया जा रहा था, जो आरपी सिंह साहब बोल रहे हैं कि भाई अगर 65 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 55 लाख बोल रहे थे तो कम से कम इसका 5%, 10% तो भीड़ आती सामने। वो तो बोलती कि हमारे नाम कट गए, वो तो नहीं हुआ ना। जी आरपी सिंह साहब, पटना के गांधी मैदान में कर लेते रैली एक और धरने पे बैठ जाते। आपको लगता है कि बिहार के लोग संवेदनशील नहीं है, उनको अपने वोटर अधिकार की जानकारी नहीं है, समझ नहीं लगता उनको वोटर अधिकार क्या होता है, तो वो खड़े हो जाते हैं वहां पर और इनकी हिम्मत होती है, लोग इकट्ठे करते हैं। 65 लाख होगा, पटना में भी प्रदर्शन होगा। रुको राहुल, आपको टोका नहीं मैंने, मैंने खाली एक लाइन बोला कि आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी, कांग्रेस पटना के गांधी मैदान में भी प्रदर्शन करेगी। अरे गंदी आदत पड़ गई है। आप तो मंदबुद्धि नेता के रिप्रेजेंटेटिव पर आप मंदबुद्धि नहीं हो, आप कम से कम बात सुनने की राहुल गांधी कहां से मंदबुद्धि है बताइए आप ही। अरे 400 पार का नारा लगा रहे थे, 240 पे लोकसभा चुनाव में आपको रुकना पड़ेगी है, आप देख लीजिए। मेरी बात मंदबुद्धि कहते रह गए आप लोग, अपनी बात को खुद ही जुटा रहे हैं। तो इलेक्शन जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तब ठीक था, तब वोट चोरी नहीं हो रही थी। हाँ, अब वोट चोरी हो रही है, तब ये उसका भी उत्तर है हमारे पास, हमने कंफाइन कर उसका भी उत्तर है। अरे एक मिनट रुको राहुल, एक मिनट रुको। इनके नेता अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगाना के इलेक्शन से पहले उन्होंने जाकर कहा कि 70 लाख वोट नकली हैं, 70 लाख। ये अभिषेक मनु सिंह का बयान है। 22 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने काट दिए। इनके जो नेता है वहां पे, जो इनके मुख्यमंत्री रेड्डी साहब है, रेवंत रेड्डी साहब, वो ताड़ियां बजा बजा कर खुशी कर रहे थे, वाह मजा आ गया, बहुत अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वहां पर उनका जो मामला था वो चंद्रशेखर के साथ था। तो दिक्कत तो ये है कि इनको जब सूट करेगा तो आरपी सिंह जी, तब लगता राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप भूल गए या भूलने का प्रयास कर रहे हैं। महादेवपुरा के बारे में प्रथम उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने महादेवपुरा के बारे में किया था और वो कर्नाटक का था। आप सोच के देखिए, अलंग के बारे में उन्होंने बात किया। तो ये जहां जीते और वहां हारे वाले हिसाब से राहुल गांधी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जहां जीते हैं जिस राज्य के चुनाव में, उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग अगर एक पक्षी ढंग से काम कर रहा है, उसके न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तार्किक उत्तर या तो आप ही लोग दे दीजिए या चुनाव आयोग दे देता है। लोगों ने आपको नकार दिया, लोगों ने आपको नकार दिया। अरे लोगों ने नहीं नकारा है, लोग नकारते ना, तो फिर वोट प्रतिशत आपने लगता है बिहार के वोट प्रतिशत को नहीं देखा है। अभी भी वोट प्रतिशत पुराना, इतने तमाम धांधलियों के बावजूद भी महागठबंधन का पुराना वोट प्रतिशत बरकरार है। आरपी सिंह जी, अभी भी पुराना 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का जो वोट प्रतिशत था वो अभी भी है। सीटें कितनी आई आपकी? सीटें कितनी आई? सीटें जब चुनाव आयोग आप ही के साथ है, एसआईआर आप ही को जिताने के लिए हो रहा है, सीटें कहां से आएंगी? अभी एक बात सुनिए राहुल लाल जी, आपने घुसपैठियों की बात करी। एक आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होता, एक आदमी आपके साथ धरने प्रदर्शन में नहीं आता। 65 लाख में से आप 65 रामलीला मैदान में देख ही लीजिएगा कितने लोग हैं वहां पे। अभी हम रामलीला मैदान में देख लेंगे, गांधी मैदान का भी बात होगी, उसकी भी देख लेंगे। आरपी सिंह साहब, आपको रोकना चाहता हूं। राहुल लाल जी, आपने बार बार जो बात की कि घुसपैठिए कितने पकड़ाएं, और इसका जो फैक्ट चेक है, इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो डीडी न्यूज ने इसकी पड़ताल कर ली है। और ग्राउंड रिपोर्ट से डीडी न्यूज की रिपोर्ट मैं आपको अब दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हकीकत को डीडी न्यूज ने परखा है। इस कड़ी में हकीमपुर चेक पोस्ट जो पश्चिम बंगाल में, वहां पर कतार में लाइनों में खड़े अवैध बांग्लादेशी नागरिकों ने बताया कि वो किस तरह से एजेंट्स को पैसा देकर पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ करते हैं। वो कामयाब हो गए और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, ध्यान दीजिएगा राहुल लाल जी, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भारतीय दस्तावेज बनाने में मदद की है। लेकिन अब प्रदेश में यानी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के कारण उन्हें वापस बांग्लादेश भागना पड़ रहा है। ये देखिए, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको जो बांग्लादेशी नागरिक खुद बताएंगे कि किस तरह से टीएमसी के लोग जो है इस लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, उनके दस्तावेज बना रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। বাংলাদেশ যাবো বলে। কিভাবে যাবেনটা কিভাবে? এই যে এখন এই পার করে দিচ্ছে, শুনলাম এইভাবে। তোমরা এখানে এসো কিভাবে? এসেছিলাম ওই দালালের মাধ্যমে, আগে মানে আগে ওখানে কাজকর্ম ছিল না, অভাবে এসেছিলাম। কতদিন আগে এসেছিলেন? ওই 8 বছর। মানে এসেছিলেন কিভাবে, মানে টাকা দিয়ে? হ্যাঁ, দালাল ধরে। কোন জায়গা থেকে এসেছিলেন? ধামাখালি। সন্দেশখালী ধামাখালি দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিভাবে মানে এসেছিলেন? নদী পথে। এসে আপনারা প্রথমে এসে কোথায় ছিলেন? সল্টলেক সেক্টর 5।
আপনারা কি এখানে ভোট দিতেন? হ্যাঁ ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়োতাড়া হচ্ছে বলে এখন আর থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। আপনারা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো, দিয়ে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিলো ছবি সমেত, দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসির হ্যাঁ টিএমসির দলে। লোকেরা গিয়ে কি করলো? ওই ওরা ওই আপনার ওই কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে ওই জমা দিলাম। তারপরে ওই স্কুল ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ ভোট দিয়েছি আমি। কিসে ভোট দিতে? আমি টিএমসি ভোট দিতে। হ্যাঁ। তুমি কি কাজ করতেন? কাজ আপনার রাজমিস্ত্রি। কোন জায়গার ভোটার ছিলেন আপনারা? ওই সেক্টর 5, সরেক সেক্টর 5। আচ্ছা, তো এতদিন ধরে তাহলে আপনারা এখানে মানে বাস করতেন, কিছু বলতো না? না তখন কিছু বলিনি। কার সোর্সে বসে মানে কার হাত ধরে এখানে এসেছেন জানেন? ওই দালালের সাথে, দালাল ধরে। নাম জানেন? না ওই তো অনেক বছর এসেছিলাম তো এই জন্য নামটা। আপনার নাম? আমার নাম মিঠু মোল্লা। तो इन जनाब का नाम राहुल लाल जी मीठू मल्ला है और ये बता रहे हैं कि किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इन्हें बांग्लादेश से घुसवाने में भारत में मदद करी, उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए गए और ये बाकायदा वोट भी डाल चुके हैं। और अब ये अपने साथियों के साथ, आपने देखी जो भीड़, आप तस्वीरें चल रही थी, कितनी भीड़ बांग्लादेशियों की है जो एसआईआर के डर से अब वापस बांग्लादेश जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये आपके सामने तस्वीरें थी, डीडी न्यूज ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। क्या उसके बाद भी आप मानते हैं कि एसआईआर गलत है? प्रखर जी, सबसे पहले तो आपको और डीडी न्यूज की टीम को बहुत बहुत बधाई कि इतना शानदार ग्राउंड रिपोर्ट आपने दिखाया। और उस ग्राउंड रिपोर्ट से हमने एक तथ्य और सुना, उसमें यह चीज कहा गया कि वो 8 साल बिल्कुल पहले, मुझे मालूम था आपका ध्यान इस तरफ होगा, मैं उसका जवाब भी मैं दे दूंगा। 8 साल पहले वो आए हैं भाई। 8 साल पहले हमें तो पता है कि भाई 2014 से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार पूरे देश भर में अधिकांश राज्यों में चल रही है। तो फिर क्या सीमा की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं? आपने सीमा की सुरक्षा की बात की, मैं आपको जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर एक सवाल के जवाब में बताया था कि सीमा पर जो बाड़ लगाने का काम है वो करीब करीब पूरा हो चुका है। लेकिन इंडी गठबंधन की जो एक कथित तौर पर सहयोगी है, समझ में नहीं आता इंडी गठबंधन में है भी कि नहीं है, ममता बनर्जी जो, हाँ ठीक है, आप लगती तो नहीं, ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में कहा था अमित शाह जी ने कि ममता बनर्जी की सरकार ने बीएसएफ को जो जमीन देना चाहिए, जो जरूरत है उसको बॉर्डर फेंसिंग लगाने के लिए, वो अभी तक कई सैकड़ों किलोमीटर जमीन जो है वहां पर बीएसएफ को राज्य सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई है। तो ये वही पैचेस हैं, ये वही पैचेस हैं हमारी बॉर्डर में जहां से ये घुसपैठिए घुसकर आते हैं, जिनको प्रश्रय मिलता है। अगर मान लीजिए इतनी ईमानदार है टीएमसी इन घुसपैठियों को लेकर, घुसपैठ के खिलाफ, तो बीएसएफ को जमीन क्यों नहीं देती है, बागड़ क्यों नहीं लगाने देती है, फेंसिंग क्यों नहीं लगाने देती है? सीमा पे अनन्य रूप से, खाली एक पंक्ति में कहूंगा कि जो सीमा होती है उस सीमा पे अनन्य रूप से जो है केंद्र सरकार की शक्तियां होती हैं। इसलिए आप टीएमसी के ऊपर बहानाबाजी करके केंद्र सरकार अपने जिम्मेदारी से बच जाए। ये संसद में देखिए अमित शाह जी ने बयान दिया है, संसद में सम्मान करता हूं, बोला है उन्होंने। अगर बोला है तो किसी नियम कायदे के तहत उन्होंने बोला है, लेकिन हम लोग कुछ भी बोल देगा। हम लोग तो जानते हैं जमीनी स्थिति यहाँ पे। देखिए आप तो संविधान के जानकार हैं, आप तो संविधान के जानकार हैं, आप तो संविधान पढ़ाते हैं बच्चों को। आप मुझे बताइए कि क्या कोई देश का गृह मंत्री संसद के अंदर ऐसी जानकारी दे सकता है? दे नहीं सकता, लेकिन हाल फिलहाल में हमारे साथ अन्य मेहमान भी, अशोक यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। छोटी सी बात कहनी है प्रखर जी, एक छोटी सी जी बताएं। एक ये वीडियो है ममता बनर्जी का, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर गुहार लगा रही है। बिल्कुल। अरे आरपी सिंह जी, बिहार में तो घुसपैठिया खोज नहीं पाए आप। ये 2005 का राहुल गांधी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग तो पश्चिम बंगाल के घुसपैठियों की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आरपी सिंह जी, बिहार में चुनाव आयोग घुसपैठिया कहाँ खोज पाया? वो यह सवाल तो बचा ही रह गया, गोल पोस्ट नहीं बदल रहा है। मैं तो आपके मूल मुद्दे पे फिर से आ गया कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर क्यों रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर क्यों रहे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और जो आपने कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा वरिष्ठ लोग, 200 से ज्यादा वरिष्ठ लोगों को हो सकता है राज्यपाल बनने के सपने आ रहे हो, राज्यसभा का मेंबर बनने के सपने। इस आधार पे आप जो कह रहे हैं, तो इस आधार पे जो अवार्ड वापसी गैंग था, जो अवार्ड लौटा रहा था, क्या उसके भी कोई हित जुड़े हुए थे? ये बहुत आसान बात है, ये बहुत आसान बात है। जब देश में कथित मॉब लिंचिंग के आरोप में अवार्ड लौटाए गए, जो अवार्ड वापसी गैंग जिसे कहा गया,
तो क्या फिर उनके भी कोई हित जुड़े हुए थे? मतलब ऐसे तो कोई ब्यूरोक्रेट, पूर्व राजनयिक, पूर्व सेना अधिकारी को अपने विचार ही नहीं व्यक्त करेगा, क्योंकि आप लोग तो आरोप लगाने लग जाएंगे। नहीं, मैं सोच के देख रहा हूं, उनको तमाम मामले में कोई कमी नहीं दिखी। इलेक्शन कमीशन एक पक्षी ढंग से, अरे वहां पे चुनाव से एक दिन पहले तक जो है कि बीजेपी के नेता जो है कि पैसे बांटते हुए आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उस पार्टी ने तो इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो चुनाव लड़वा दिए अपने टिकट पर। आपकी पार्टी ने तो इलेक्शन कमिश्नर को है केंद्रीय मंत्री बना दिया, राज्यसभा भेज दिया। आप लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में कि हाई कोर्ट के एक जज अचानक से इस्तीफा देते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और एक चीज और, अनंत विजय जी आदरणीय यहाँ पे मौजूद हैं, उनका जन्मदिन है उनका। अनंत, आपने बहरुल इस्लाम का नाम सुना है? अनंत जी को पहले जो है कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई मेरे तरफ से। ठीक है, अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी बहुत देर से हमारी बात सुन रहे हैं और आपके सहयोगी दल के एक समर्थक ने जो बात कही वो आपने सुनी होगी। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि जो अब कहीं ना कहीं बहुत कम समय बचा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, 2027 में बहुत ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। क्या आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव जी के लिए भी SIR सबसे बड़ा मुद्दा होगा 2027 के चुनाव में, या वो एक अलग रणनीति पर काम करेंगे? क्योंकि तेजस्वी का हश्र सब लोगों ने देख लिया, आरजेडी का हश्र क्या हुआ है बिहार में इस मुद्दे को लेकर। प्रखर जी देखिए, मैं आपके मूल सवाल पर आ रहा हूं बस 10 सेकंड के लिए। मुझे एक आपके जो आपने जो रिपोर्टिंग यहाँ पे दिखाई, ग्राउंड रिपोर्टिंग, उस पर मैं एक रिपोर्ट लेकर के बैठा हूं। ये 5 नवंबर 2025 लाइव लॉ की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट बेल टू बीजेपी वर्कर accused of ferrying unauthorized person from बांग्लादेश into इंडिया। जानते हैं, ये हिंदी में बता दूं, बांग्लादेश को भारत में घुसाने वाला बीजेपी का एक नेता, बीजेपी युवा मोर्चा का विक्रम रॉय, उसको फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के मामले में एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। फिर उसको जब गिरफ्तारी हुई तो हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट किया। तो इससे साबित हो रहा है कि घुसपैठियों को घुसाने का काम टीएमसी नहीं बल्कि भाजपा के लोग कर रहे हैं, और ताकि वो चुनाव में उसको एक मुद्दा बनाए। दूसरी बात, आपने SIR को लेकर के कहा, देखिए समाजवादी पार्टी या पूरा विपक्ष SIR को लेकर के लगातार हमलावर क्यों? आप देखिए, जो बिहार में 5 लाख वोट इसलिए काटे गए क्योंकि वो डुप्लीकेट वोटर्स थे, कई जगह उनके नाम थे, आपको भी पता है इस बात का। लेकिन प्रोफेसर राकेश सिन्हा समेत कई दर्जन भाजपाई लोगों के नाम नहीं काटे गए। और जो कि मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। जो आप प्रोफेसर राकेश सिन्हा का बार बार नाम ले रहे हैं, वो चैलेंज कर चुके हैं, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है, कानून के खिलाफ काम किया है और आप साबित नहीं कर पाए तो कोर्ट में भी घसीटने की आप लोगों को जिस तरह की बात कर रहे हैं उनको चेतावनी दे चुके हैं। वो नीति संगत था, नियम के अनुसार था, वो इसको स्पष्ट कर चुके हैं। कल को आप जिस भी शहर के नागरिक हैं, अगर आप यहाँ पे अपना वोट सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद दूसरे राज्य में अपना मतदाता बन जाते हैं, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। वो चैलेंज कर चुके हैं ओपनली, अब हम लोग वो ओपनली चैलेंज कर चुके हैं कि आप कोर्ट में घसीट लेंगे। बोलने से पहले सोच लीजिए आप। प्रखर जी, मैं उस बात को पूरा स्टडी करके बोल रहा हूं। देखिए, कहीं भी अगर आप मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं आप, ठीक है, आपने वहां से नाम कटवाया, तो दूसरी जगह अगर नाम आपको जुड़वाना है तो 6 महीने मिनिमम आपको वहां पे रहना पड़ेगा। ये आप कहीं गूगल सर्च कर लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो 6 महीने वहां रहना मैंडेटरी है, तब आपका नाम वहां पर जुड़ेगा। क्या और राकेश सिन्हा 6 महीने छुट्टी लेकर के प्रोफेसर पद से क्या 6 महीने वो अपने नेटिव प्लेस पे रहे थे क्या? इस बात का जवाब देना चाहिए उनको। अच्छा, आपने SIR को लेकर के मैं फिर दूसरी बात कर रहा हूं। देखिए, SIR का एक टूल है, SIR एक टूल है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी हमारे जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का, जो वोटरों का जो अधिकार है, उसको छीनने का एक कुत्सित प्रयास है। न सिर्फ SIR बल्कि जो कैश ट्रांसफर, इसको लेकर के 2 बड़े अखबार हैं, जो एक इंटरनेशनल अखबारों की कटिंग में लेकर के बैठा हूं। देखिए, एक रिपोर्ट मेरे पास है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, राहुल जी, सॉरी प्रखर जी, कि कैश ट्रांसफर लाउडर देन कास्ट इन इंडियाज पुअरेस्ट स्टेट। इसके बाद इसके अंदर जो लिखा हुआ है, PM मोदी एंड LI हैव वन landslide victory in Bihar, India's poorest state, after stuffing money into bank accounts of millions of women under employment program। आप ये बताइए, पूरा विश्व, अब ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल मीडिया। अब मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक बात बताइए, झारखंड में मैया सम्मान योजना का पैसा दिया गया,
तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तब बहुत बढ़िया था। लेकिन यहां पर बिहार में पैसा दिया गया तो दिक्कत है। देखिए, जो चुनाव आयोग का जो नियम है, भारत का जो चुनाव के प्रणाली का जो नियम है, उसमें आचार संहिता लगने के पहले ये होता रहा है, हमेशा होता रहा है। किस तरह की स्कीम्स आती रही हैं, इस तरह की घोषणाएं होती रही। चुनावी साल का बजट हर बार मीडिया, जब से मैंने होश संभाला, मैं देखता रहा हूं कि ये चुनावी साल का बजट है। और ये हर सरकार को मैंने देखा कि कहा जाता था, मीडिया कहता था उस वक्त कि चुनावी साल का बजट है, इसमें जनता के लिए कई स्कीम्स होंगी। तो ये हमारी एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये नियमों के अंतर्गत था। 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड निवेदन करूंगा आपसे। मैं इसकी कार्ड भी लेकर के बैठा हूं। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का स्मार्टफोन बांटने की योजना बहुत पुरानी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करके उसको रोक दिया। हाँ, लेकिन अगर आचार संहिता लग चुकी है तो उसके बाद नहीं कर सकते ना। पहले से थी। आपने कहा कि अगर पहले से। अच्छा, दूसरी रिपोर्ट में तेलंगाना में रायतू बंधु योजना, मैं जो भी चीज प्रखर जी बता रहा हूं इसको आप वेरीफाई कर लीजिए बात करते करते। तेलंगाना में रायतू बंधु योजना के तहत 50 लाख किसानों को पैसा दिया जाता था। ये स्कीम जानते हैं कब से थी? 2018 से। लेकिन 2018 से चली आ रही स्कीम को 2023 नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव जब होते हैं वहां पर, तो ईसीआई ने रोक दिया और बताया कि जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्थगित नहीं हो जाता, आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन वही चुनाव आयोग बिहार में क्या करता है? लेकिन अशोक जी, सवाल ये है, अशोक जी सवाल ये है कि सारी बातें, आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पूरा सिस्टम है। अब तो आपकी पार्टी से भी कांग्रेस के जो पूर्व नेता थे वो आपकी पार्टी से वकील बन के पहुंच गए राज्यसभा, जो वकील थे अब राज्यसभा सदस्य बन गए। आप लोग ये सब चुनाव हारने के बाद ही क्यों बोलते हैं? तब कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अभी 40 दिन बाकी हैं, अभी 45 दिन पूरे नहीं हुए, वीडियो रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी आपको, लेकिन आप नहीं जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कोई कोर्ट नहीं जाएगा। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लेकिन बोलेंगे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। सारी बातें नतीजे आने के बाद की होती है। अगर आप इतनी सब बातें कह रहे हैं तो मैं 2 नाम आपकी पार्टी के लोगों के लेना चाहूंगा। एक आपके पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा और दूसरे अबू आजमी। दोनों ने जो बात की वो एसआईआर की बात नहीं की। एक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन की कमान दे देना चाहिए। जाहिर तौर पर राहुल गांधी का नेतृत्व फेल होता दिखाई दे रहा है, इसलिए रविदास मेहरोत्रा जी ने ये बात कही। अबू आजमी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अहंकार ने उसे डुबो दिया। क्या आप इन दोनों से सहमत हैं या नहीं? नहीं, देखिए, ये उन लोगों का निजी बयान है, ये हमारे पार्टी निजी बयान कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये हमारे पार्टी बयान नहीं है। आप अभी कुछ बोल देंगे, आपका निजी बयान माना जाएगा क्या? नहीं, ये हमारा, जब हम एज ए स्पोक्स पर्सन, एज ए मीडिया पैनलिस्ट हम बोलेंगे तो निजी बयान नहीं माना जाएगा। देखिए, अबू आजमी मेरे को लगता है कि आपसे भी काफी पहले से इस पार्टी के अंदर हैं। नहीं, देखिए प्रखर जी, मेरे कहने का मतलब है जो पार्टी लाइन है, ये पार्टी लाइन नहीं हमारी है, वो उनका निजी बयान है। इसमें हम अपने सहयोगी को ये नहीं कह सकते कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एकजुट हैं, और एकजुट होकर के ये जो लोकतंत्र को पैसे से जो खरीदने की परिपाटी भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। एसआईआर के माध्यम से जो लोकतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। क्योंकि आप लोगों ने तेजस्वी के हस्ती से भी कुछ सीखा नहीं है। जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा पूरा लाद दिया गया, बिहार में कहीं वो वर्क नहीं कर रहा था। एसआईआर के मुद्दे पे 15 दिन तेजस्वी यादव के खराब कर दिए गए, वोटर अधिकार यात्रा निकाल के। अगर वो 15 दिन शायद तेजस्वी को दूसरे मुद्दे उठाने के लिए मिल जाते तो शायद स्थिति कुछ सुधर सकती थी। क्या वही आप दोहराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए प्रखर जी, जो हार हुई है वहां पर, उस हार के जो मोटा मोटी रीजन तो सबको, पूरे दुनिया को पता है। मैंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताई, लेकिन ब्लूमबर्ग तय करेगा बिहार की रिपोर्ट में, मतलब बिहार में कोई क्यों जीता क्यों हारा है ब्लूमबर्ग तय करेगा। देखिए, ये जो इंडेक्स के भरोसे रहना, ये वॉशिंगटन पोस्ट के भरोसे रहना, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के भरोसे रहना, ये छोड़ देना चाहिए। खैर, हमारे साथ अनंत विजय साहब भी जुड़ चुके हैं। अनंत जी, अभी आपने पूरी बहस सुनी, आपने इंडी गठबंधन के एक समर्थक जो राहुल जी है उनकी बात सुनी, आपने अशोक जी की बात सुनी। ये क्या लग रहा है कि क्या राहुल गांधी जो लगातार एक के बाद एक हार रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये सब कहानियां गढ़ी जाती हैं, ये मुद्दे गढ़े जाते हैं? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अभी भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना तो सबक ले ही लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी एसआईआर का मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। क्या ये हार के पहले की भूमिका और हार के बाद की भूमिका दोनों सिर्फ पूरी हो जाती है? सर जी, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी पिछले 38 मिनट की बहस में 2-3 मुद्दे बहुत प्रमुखता से उभर के आए आपके प्रश्न के अलावा।
राहुल जी को बचाने के लिए ये सब कुछ गढ़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता बल्कि दूसरे अन्य तृणमूल कांग्रेस के नेता भी दबी जुबान में राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुके हैं। और एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को INDIA गठबंधन की कमान देनी चाहिए, दूसरी तरफ ममता जी को ये कहा जा रहा है। तो राहुल जी के नेतृत्व को प्रश्नांकित उनके सहयोगियों ने ही उस गठबंधन में कर दिया है। लेकिन अभी बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी चुनाव आयोग को लेकर और चुनाव आयोग को इनकी निष्पक्षता को लेकर। मेरे हाथ में प्रखर जी ये IK गुजराल की किताब है। जब मैं आपके शो में आ रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ कर लूं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ IK गुजराल है, इसका नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इसके पेज नंबर 335 पर वो लिखते हैं कि जब वो पटना से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जो एकोलाइट ऑफ राजीव गांधी TN सेशन के बारे में वो लिखते हैं कि TN सेशन ने जानबूझ के नेशनल फ्रंट के नेताओं को, बड़े नेताओं के 6 चुनाव चिन्ह में चुनाव काउंटरमांड कर दिए ताकि एक नेशनल फ्रंट में नेतृत्व का अभाव दिखाई दे। और इसमें कई सारे प्रसंग हैं कि कैसे उन्होंने IK गुजराल की लोकसभा में एंट्री रोकने का प्रयास किया, और क्योंकि वो राजीव गांधी के साथ थे और VP सिंह से उनके खुन्नस थी तो VP सिंह की पार्टी मजबूत ना हो जाए इसलिए TN सेशन ये सब कर रहे थे। तो ये एक ऐसे चुनाव आयोग की बात है जिनके बारे में लोग बहुत गुणगान करते हैं कि वो करता है। और इस किताब में फुल ऑफ चुनाव आयोग को खोला है गुजराल साहब ने बहुत कायदे से। तो और दूसरी बात आपने बता ही दिया, MS गिल के बारे में बता दिया, नवीन चावला साहब के बारे में बता दिया। चावला साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और SY कुरैशी चुनाव आयुक्त थे, तब वो चुनाव आयुक्त ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को कि इनको हटा दिया जाए। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के उस पत्र को डंप कर दिया था और नवीन चावला इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। तो चुनाव आयोग का जितना उपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है उतना उपयोग दूसरे दल करते नहीं है, इसलिए कांग्रेस की साख है नहीं। तीसरी बात यह आई कि SIR का मुद्दा जो बिहार में चल रहा है प्रखर जी, SIR के मुद्दे में हमारे एक साथी ने कहा कि 65 लाख या 69 लाख वोट काट दिए गए। 69 वोटर बिहार में नहीं आए कि हमारा वोट कट गया है, मतलब ओनली 69 की बात कर रहा हूं मैं। तो किसी ने विरोध भी नहीं किया। जो 35,000 BLO इन राजनीतिक दलों के विरोधी दलों के हैं उनको वो कहां थे, सो रहे थे क्या अगर 35 लाख कट गए? दूसरी बात, एक और राहुल लाल जी ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि चुनाव आयोग घुसपैठियों को नहीं खोज पाया। राहुल साहब, चुनाव आयोग का काम घुसपैठियों को खोजना नहीं है, ये काम गृह मंत्रालय का है। चुनाव आयोग ने अपनी संस्तुति के साथ उन लोगों के नाम पते गृह मंत्रालय को सौंप दिए हैं कि इनका आता पता हमें नहीं मिला है, अगर ये भारत के नागरिक नहीं है तो इन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसको अमित शाह 3D से कहते हैं, डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट। 3D से वो उसको व्याख्यायित करते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प सी बातें हो रही है, अजीब सी बातें हो रही है। राहुल गांधी के लगातार हारते जाने को एक आवरण देने के लिए चुनाव आयोग का इन लोगों ने चयन किया है, मुझे लगता है कि, और इसलिए आज देखिए 272 लोग हैं। अभी आपने जस्टिस SN ढींगरा की बाइट चलाई। SN ढींगरा साहब हाईकोर्ट के इतने विद्वान जज रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी पे कभी कोई सवाल नहीं उठा। जस्टिस ढींगरा ने कितने लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। वो तो सवाल उठाने लगे ना कांग्रेस के लोग। अब कांग्रेस की प्रवक्ता का बयान आ गया कि ये तो जो है रिटायरमेंट के बाद पद लेने के लिए किया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता का ही नहीं है, कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकारों ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि कौन सा पद चाहिए उनको। राहुल गांधी के ईमानदार कोशिश का प्रयास तो कर लेते। अरे राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे और एक ट्रॉली पर पता नहीं जाने 50 या 60 किलो कागज लेकर आए थे जो रद्दी के भाव बिक गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि जो हरियाणा में जिन लोगों के नाम दिखाए गए, तमाम अखबारों ने, तमाम, एक दो नहीं, जो कांग्रेस और समर्थित अखबार, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि देखिए आप अखबार या चैनल बोलते हैं ना तो गोदी मीडिया का आरोप लग जाता है। इसलिए ये बात बोलिए कि ये वो अखबार थे जिनके ऊपर कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाया, उन अखबारों की रिपोर्ट है। प्रखर जी, कौन किसकी गोदी में मीडिया ने बैठा के खिलाया वो सब कोई जानता है। जिन्होंने गोदी मीडिया का नाम लिया वो बचपन से उसी गोदी में खेलते रहे।
उस न्यूज रूम वाले पालने में झूलते रहे, जो गोदी मीडिया का नाम बड़े गुमान के साथ लेते हैं कि उनके न्यूज रूम में तय होता था कि कौन से सांसद को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। तो वो बातें छोड़ दीजिए। ये गोदी मीडिया कहना भी कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों को इसलिए बंद कर देना चाहिए कि गोदी मीडिया कहते ही वो पुराने पालने में झूलने वाले मीडिया कर्मी याद आ जाते हैं जो वहां पालने में बैठ के मंत्रिमंडल तय कराया करते थे। तो खैर छोड़ दीजिए। मैं इस शब्द को लेकर मैं उनकी मतलब बुद्धि पर तरस आता है कि जो खुद गोदी में खेला हो वो दूसरे को गोदी मीडिया बोलता है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि श्रीमान राहुल गांधी को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग का जो उपयोग है ये बंद होना चाहिए इस देश में। राहुल गांधी को अगर नेतृत्व नहीं हो रहा है कांग्रेस का, उनसे नहीं संभल रहा, एक के बाद आप बताइए, ब्रिटेन में कभी आपने देखा है कि लेबर पार्टी का नेता 3 बार चुनाव हार गया और उसको 5वीं बार भी मौका दे दिया गया? अमेरिका में आपने देखा है क्या कि रिपब्लिकन 3 बार चुनाव हार गए, उसके बाद उनको फिर मौका दे दिया गया? ये भारत में ही वंशवादी राजनीति में प्रखर जी संभव है, जहां एक पार्टी उस लिए 91 हार के बाद भी झेलने को तैयार होती है, क्योंकि वो पार्टी अभिशप्त है उस परिवार को लेकर। अगर उनके पास कांग्रेस के भीतर के परिवारवाद पे बड़ी टिप्पणियां होती हैं, हालांकि वो विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आपने कहा है भाई बिहार में एनडीए के घटक दल में कौन कौन है? जीतन राम मांझी हैं, कौन कौन उनके पार्टी से जीते आप देख लीजिए। उनके तमाम जो है कि रिश्तेदारों को ही टिकट ही बांटा, उन्होंने 6 सीटें मिली, उन्हें को ही बांटा है। चिराग पासवान में किसी को परिवारवाद नजर नहीं आएगा, वो परिवारवादी नहीं है। लेकिन अगर राहुल लाल जी, मैं परिवारवाद की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो परिवारवाद की बात नहीं कर रहा। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए एनडीए के सहयोगी दलों में संजय निषाद जी की पार्टी को देख लीजिए, कौन चला रहा है, उनके वही पिता पुत्र हैं। ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए। राहुल लाल जी एक बात सत्य है कि देखिए परिवारवाद तो हर पार्टी के अंदर दिखाई देता है, जो पिता नेता है बेटा भी नेता है, लेकिन इतनी असफलता के बाद आप चल नहीं सकते। असफलता ना मैं ये देखिए अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। अब एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मैं बहुत दूर, ये जो हम लोग चला रहे थे 91 हार 95 हार, ये छोड़ देते हैं। हम सिर्फ 2014 के बाद 2024 के बाद लोकसभा चुनाव के बाद की बात करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस जो है वो 89 सीट्स पर लड़ी चुनाव, 37 सीट जीती, स्ट्राइक रेट रहा 41.6%। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लड़ी 39 सीटों पर, जीत मिली सिर्फ 6 सीटों पर, स्ट्राइक रहा 15.4%। महाराष्ट्र में कांग्रेस जो 101 सीटों पर लड़ी, जबरन लड़ी, जीत मिली सिर्फ 16 सीटों पर, स्ट्राइक रहा करीब 15%। झारखंड में थोड़ी लाज बचाई कांग्रेस ने, 30 सीटों पर चुनाव लड़ी, 16 पर जीती 53% 52% के आसपास स्ट्राइक रेट रहा। दिल्ली में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 0 जीती और 0 स्ट्राइक रेट, 0 सन्नाटा। बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 जीती, स्ट्राइक रेट 9.8%। ये सिर्फ पिछले 1.25 साल का रिकॉर्ड है। 1.25 साल में 6%, ये 6 राज्यों के चुनाव के नतीजे सुन लीजिए कुल। इन आंकड़ों के बाद नहीं अनंत जी, एक आंकड़ा और बाकी है, एक मुख्य आंकड़ा बाकी है। टोटल कांग्रेस जो है वो 390 सीटों पर चुनाव लड़ी, इन 6 विधानसभा राज्यों में 390 सीटों पर चुनाव लड़ी, 81 सीटें जीती और टोटल उसका स्ट्राइक रेट पिछले 1.25 साल का है 20.7%। यानी 5 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है, जिसमें से सिर्फ वो 1 सीट चुनाव जीत पाती है। इस स्थिति में तो कोई भी परफॉर्मेंस जो है कैसे, मतलब ये आपने राजनीति की बात की अनंत जी ने, मैं तो बोल रहा हूं कि क्रिकेट हो, मार्केटिंग हो, दुनिया की किसी भी फील्ड हो, इतने खराब प्रदर्शन के बाद तो जगह नहीं बनती। प्रखर जी देखिए, आपने तो कांग्रेस के बहुत पुअर प्रदर्शन से शुरू किया, खराब प्रदर्शन से। अब मैं शुरू करता हूं भारतीय जनता पार्टी के बिहार में 90% वाला जो है कि स्ट्राइक रेट की कहानी से, कि वो 101 सीटों पर लड़ता है और 90% का स्ट्राइक रेट वो देता है और उनके तमाम सहयोगी भी उसी के आसपास का स्ट्राइक रेट पे देते हैं। मुझे अभी भी याद है कि गृह मंत्री जी जो चाणक्य कहलाते हैं, वो बयान दे रहे थे कि भाई 160 का नारा दे रहे थे बिहार के लिए, उनको खुद ही अंदाजा नहीं था 200 देखिए जब 400 ये कौन सी बात है? अभी आप 400 की बात करें, जब 400 बोला 400 नहीं आई तो गलत, जब 160 आई 160 बोला उससे ज्यादा नहीं तब गलत, और कभी गलती से वो सही बता देते तो आप बोलते कि फिक्सिंग हो गई। मतलब आदमी कुछ बोले ही ना। प्रखर जी ये कौन सी बात हुई? मनोज तिवारी जी से एक चैनल पे बात कर रहा था, उनसे पूछा, वो बोल रहे थे कि जब अनंत जी एक सेकंड खाली पूरा कर लो, वो 175 बोल रहे थे कि हमें तो 175 का अनुमान था, लेकिन सर में लग जा रही थी 175 तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बीजेपी को भी अनुमान नहीं था कि वो 200 पार करेगी। भाई जब वो ज्यादा बोलते हैं और कम आते हैं तब भी आप आरोप लगाते हैं, जब कम बोलते हैं ज्यादा गए तब आप आरोप लगा रहे हो, एक्यूरेट आ जाए तो आप बोलते हैं फिक्सिंग हो गई। ये चीजें जो है ना वो प्रमाणित करती है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे पिछले कई महीने से, वो आरोप बिल्कुल सही निकले हैं, वो उसके आरोपों की पुष्टि कर जा रहे हैं। वो जो अनंत जी बोल रहे हैं 59 लोग, सर 69 बोला 59 बोला आपने,
वो उतने भी लोग मतलब 60-70 लोग जो है वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं यही तो कहा, क्या उनको भी रोक लिया गया है? कि जैसे तेज प्रताप यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता को कैद करके रख लिया गया है, क्या ऐसे 70 लाख लोगों को, 60 लाख लोगों को, 50 लाख लोगों को नीतीश कुमार की सरकार ने कैद कर लिया है क्या? कैद नहीं, जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो बोल रहे हैं। मैंने तो यही तो कहा कि चुनाव के दिन ही हमने कई सारे वीडियोस देखे, हर मैं आपको 1952 से लेकर 2025 तक हर चुनाव में दिखा दूंगा। नहीं, वो ऐसे हर चुनाव में दिखा दूंगा मैं। तमाम जगह मतदाता आरोप लगा रहे थे कि बीएलओ कह रहे थे कि आपके पास जो है कि आपका नाम है लिस्ट में, और उनका नाम लिस्ट में नहीं था। बीएलओ धोखा में रख रहे थे लोगों को, और उस दिन बीएलओ के साथ। एक आनंद जी को बोलने दीजिए। राहुल लाल जी, मैं प्रखर जी एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता के साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने कोई विदेशी अखबार का नाम लिया, ब्लूम्सबर्ग का, या जाने किसी का पता नहीं, वो उनको बहुत भरोसा होगा ब्लूम्सबर्ग पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत रुचि रखते हैं और उनका बहुत प्रामाणिकता पर उनको विश्वास होगा। मैं सिर्फ उनसे यही पूछना चाहता हूं प्रखर जी कि जिस आर्टिकल को वो पढ़ के सुना रहे थे कि बिलियंस ऑफ रुपीज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिहार, द पुअरेस्ट स्टेट, क्या आरजेडी को जो 1,28,00,000 वोट मिले हैं, उनमें जो महिला वोटर है, क्या उन महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं मिले हैं? क्या उस ब्लूम्सबर्ग के इस आर्टिकल में इस बात का अकाउंट फॉर किया गया है? अगर 53 लाख वोटर कांग्रेस के और 1,28,00,000 वोटर या 1,30,00,000 वोटर जो आरजेडी के हैं, 2 करोड़ वोटर को अगर 2 करोड़ वोटर में अगर 1 करोड़ महिला मान ले हम, तो 1 करोड़ तो महागठबंधन के सपोर्टरों को भी पैसे मिले ना भाई। तो अगर पैसे से ही वोट खरीदे गए, जो ब्लूम्सबर्ग अखबार की रिपोर्ट भाई साहब कोट कर रहे हैं, तो क्या उनकी महिलाओं ने पैसे लेके वोट उधर दे दिए और इनकी महिलाओं ने पैसे लेके वोट इधर दे दिए? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मुझे लगता है कि सर गधे हर मुल्क में पाए जाते हैं। अशोक जी बताएं, अशोक जी बोलिए। देखिए प्रखर जी, पहली बात की इन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग पे बड़ा भरोसा है। ऐसी बात नहीं, हमारे जो प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स 2025 की जो रिपोर्ट है अनंत जी, 180 देशों की लिस्ट में हमारी देश की मीडिया 191 नंबर पे है। अब इसमें वो क्यों है मैं बता देता हूं क्यों है। बस इसलिए क्योंकि आपने मेरी फील्ड से जुड़ा सवाल पूछा है। वो इसलिए है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो मीडिया के लोगों पर, पत्रकारों पर जो केस दर्ज किए जाते हैं, जो कर्नाटक का एक थाना जो देश भर के पत्रकारों पर केस दर्ज करता है और कर्नाटक की पुलिस दिल्ली में आकर उन पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए घूमती है, ये उसकी वजह से इंडेक्स में भारत का नाम नीचे हो रहा है। और इंडेक्स पे भरोसे की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक बात और सुन लीजिए, क्योंकि आपने देश की प्रतिष्ठा की बात करी है, तो इंडेक्स तो ये भी बताते हैं कि भारत में जो भुखमरी है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। लाइनें कहां लगती हैं आटे की? पाकिस्तान में। इंडेक्स तो ये भी बताते हैं कि हैप्पी इंडेक्स में जो है वो भारत अफगानिस्तान से भी नीचे है। भाई कौन तालिबान के कोड़े खाकर हमसे हैप्पी है? तो इस तरह के इंडेक्स की बात करके आप भारत को बदनाम करने की जो एक साजिश रची जाती है, कम से कम अशोक यादव जी, मैं नहीं चाहता कि आप उसका एक टूल बने, आप उसका एक हिस्सा बने। जी आप बात कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ देखिए ऐसा है। और दूसरी बात आपने कहा कि इतनी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, तो आरजेडी को इतने वोट कैसे मिल गए? देखिए आनंद जी, 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में फंड ट्रांसफर हुए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस महिला के खाते में पैसा गया वो सारी महिलाएं भाजपा को वोट कर दी, लेकिन उसमें से भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जिनको अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को लेकर के चेतना थी, जिस चेतना की वजह से वो अपनी जो बाबा साहब ने वोटों की ताकत उनको दी थी, वो उन्होंने अपने वोट की ताकत को समझा और जस्टिस किया लोकतंत्र के साथ। लेकिन कुछ लोगों ने जो इस चीज को नहीं समझ पाए, वो लोग भाजपा के ट्रैप में आ गए। और दूसरी बात, इस तरह की व्यवस्था मैं बता रहा हूं प्रखर जी, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं होगी। आप रिसर्च कर लीजिएगा कि 4 राज्य, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, ऐसे 4 राज्य हैं। सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, 3 राज्य मुझे याद है, एक और राज्य कोई है, मिस कर रहा हूं। ऐसे राज्यों में चुनाव आयोग ने रोका है पैसा जो पहले से चली आई स्कीम थी। मैंने तेलंगाना का उदाहरण तमिलनाडु में भी रोक दिया था। तमिलनाडु में मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। तेलंगाना का उदाहरण दिया। चुनाव चलते हुए, जब चुनाव चल रहे होते उस दौरान
आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बिहार में तो चुनाव के दरमियान पैसे ट्रांसफर हुआ है। बिहार में हुआ सर, बिहार में हुआ है, यही तो हुआ। सर मैं वही कह रहा हूँ अशोक जी की ऑन गोइंग स्कीम को आप नहीं रोक सकते, लेकिन किसान सम्मान निधि जैसे इस बार बिहार में रोक दिया। उसी में तो मैं एक राज्य तमिलनाडु का भी उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी राज्यों का उदाहरण तो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने रखा है यहाँ पे। विधानसभा का गठन हो गया, पिछले 2 महीने 3 महीने के तेलंगाना में ऑनगोइंग स्कीम रोकी गई, रोक दिया था सर। तो समग्रता में जब इसको विचार करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तेलंगाना में रायटू बंधु योजना को रोकी गई, 2018 से चल रही थी। सर क्यों किसान सम्मान निधि बिहार में भी रोक दिया गया सर। किसान सम्मान निधि बिहार में भी रोक दिया गया सर। किसान सम्मान निधि की बात ही नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि ऑनगोइंग स्कीम जो फंड ट्रांसफर हो रहा है। महिलाओं के अकाउंट में तो खाते गए ना आनंद जी, उनके खाते में तो चुनाव के दरमियान में 10-10 हजार रुपया जा रहा है। इसका जवाब हम आरपी सिंह साहब से लेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब लेंगे, लेकिन पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम आरपी सिंह साहब से जानेंगे कि अगर ये पूरी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, चुनाव आयोग पे बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो एक सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है, इसका जवाब हम आरपी सिंह साहब से लेंगे। पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। UP on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। तो ब्रेक के बाद दो टूक में आपका फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं SIR की, जिसके मुद्दे पर लगातार कांग्रेस हमलावर है और एक के बाद एक आरोप लगा रही है। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं, कांग्रेस की हार हो गई है, महागठबंधन की हार हो गई है, NDA की हार हो गई है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं। आरपी सिंह साहब, हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाह रही है और एक अविश्वास का माहौल बन रहा है। जो आज 272 ब्यूरोक्रेट्स ने जो पत्र लिखा है, जो पूर्व राजनयिकों ने पत्र लिखा है, उसमें साफ लिखा है कि अविश्वास का माहौल चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाओं के लिए बनाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या क्या सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस तरह का अगर माहौल बनाया जा रहा है तो उस धुंध को जो है वो छाटने की कोशिश करे? देखिए, ये लगातार जब से मोदी जी आए हैं, इनको चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे, मोदी जी को वोट के माध्यम से हरा नहीं पाते, इसलिए ये कोई ना कोई इशू खड़ा करते हैं। मुझे वो याद आता है, CA को लेकर सोनिया गांधी जी ने रैली करी थी शनिवार के दिन लाल किले पर और कहा था आर पार की लड़ाई लड़ लो, आर पार की। रविवार को वहां पर दंगे हो गए। अब दिखता है कि किस प्रकार का मामला है। और ये अभी भी इन्होंने कहा था कि जेन नेक्स्ट को सड़क पे आना चाहिए, युवाओं को सड़क पे आना चाहिए, मैं युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ।
ये कोशिश इनकी पूरी निरंतर है कि यहाँ पर अराजकता खड़ी की जाए और अराजकता खड़ी कर कर हम यहाँ पर एक माहौल खड़ा करें और बाद में हम कह देखो हम इसके कर्णधार और हम ही बचा सकते हैं देश को। देश निखार चुका है। बहुत देर बाद आरपी सिंह साहब बोल रहे हैं। राहुल जी, कोई राष्ट्रीय पार्टी अराजकता फैलाएगी इस देश में? देश इनकी नेगेटिव नीतियों को नकार चुका है, इनकी जो नकारात्मक अप्रोच है उसको नकार चुका है। कि जितनी बार चोर चोर बोलते हैं उतनी बार उनका सुफड़ा साफ होता है। इन्होंने चौकीदार चोर बोला, सुफड़ा साफ। इन्होंने अब वोट चोरी की बात करी, सुफड़ा साफ। मैं चाहूंगा ये और अच्छी तरह से चोरी करे। तो देश की जनता को भरपूर विश्वास है और मैं फिर कह रहा हूं इनके पास ना नेता है ना नीति है। राहुल गांधी नेता नहीं दिखाई दे रहा है आपको? अरे राहुल जी आपको ठोका नहीं ना, गंदी आदत छोड़ दो। आपको एक बार ही ठोका मैंने। ठीक है, राहुल गांधी 91 चुनाव हारने वाले नेता हैं। चलिए आरपी सिंह साहब, एक सेकंड और देश में इनके राज्यों में सरकारें हैं, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में। एक राज्य तो बता दें जिसको एग्जाम्पल खड़ा करके कह सकते हो कि हमने बढ़िया काम किया, ये हमारा राज्य है, एग्जाम्पलरी राज्य है। चलिए हम इसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। एक राज्य हिमाचल है तो वो कर्ज में डूबा हुआ है, वो तनख्वाह नहीं दे पा रहा। तेलंगाना है तो वहां पे दिक्कत है, कर्नाटक में तो बदहाली है। और एक चीज जान लीजिए कि राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें पार्टी बचाने की कहानी नहीं। इस देश में कैसे लोकतंत्र बचेगा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। वो अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए लगे हुए हैं। और उनको लोकतंत्र से कुछ लेना नहीं। उन्होंने मंच के ऊपर से कहा था कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं खड़ा हुआ यहाँ पर। उन्होंने मंच से कहा था राहुल आप कहां से सुनते कम है। उन्होंने मंच से कहा कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा हुआ। बचाने के लिए नहीं खड़े हुए, वो सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी हार की खींच बचाने के लिए, वो जो सैनी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति से अपने को बचाने के लिए। आरपी सिंह जी, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया सा आदेश दिया था। आपको लग रहा है कांग्रेस और पूरा विपक्ष अगर गलत चीज कर रही है, ले आइए ना फिर से कॉलेजियम में, फिर से वापस ले आइए कानून लाके और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फिर से जोड़ दीजिए। मान जाएंगे हम लोग कि स्वतंत्र और निष्पक्ष देखिए राहुल जी, ये जो तर्क है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, इसके बाद भारत में कैसे चुनाव, सुन लीजिए, भारत में कैसे चुनाव आयुक्त चुने जाते रहे वो अनंत जी ने ही बता दिया। आप चाहेंगे तो मैं आपको एक का इतिहास बता देता हूँ कि कैसे चुनाव आयुक्त चुने जाते थे। तो ये तो नहीं चलेगा ना। आदर्श स्थिति बनी थी कि नहीं बनी थी? बताइए, कॉलेजियम में किसी का बहुमत नहीं था, बताइए इसमें क्या? देखिए, ये नियुक्ति को लेकर तो हमेशा, वो तो फिर सीबीआई के समय, आपके समय भी, कांग्रेस के समय भी किसको तोता कहा गया था, ये भी हमको मालूम है। सवाल तो कॉलेजियम में भी उठ रहे हैं, सवाल तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की जजों की नियुक्ति पर भी कई जगहों पर बातें होती हैं। तो ये तो किसी नियुक्ति पर लेकर बातचीत बंद हो जाएगी, ये तो संभव ही नहीं। बातचीत बंद नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि देखिए ना मंशा क्या थी। अरे आपने अचानक से वो कानून लेके आ गए कि आप अभी सवाल कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। 2023 में आपने दूसरा कानून भी ले आया। ठीक है अनंत जी, समय हो चुका है हमारे कार्यक्रम का, लेकिन आप छोटा सा रिमार्क दे सकते हैं कि आपको इस पूरी बहस का हल क्या नजर आता है और कैसे ये जो असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है, इसका हल आप क्या दिखते हैं? अनंत जी देखिए प्रखर जी, किसी प्रकार के कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। असमंजस की स्थिति सिर्फ कांग्रेस नेताओं के मानस में है। जनता का मानस पूरी तरह से स्पष्ट है। बिहार चुनाव में स्पष्ट जनादेश से उसने बता दिया कि ना तो वोट चोरी कोई मुद्दा है, ना ही चुनाव आयोग कोई मुद्दा है। चुनाव स्पष्ट रूप से बेहतर तरीके से हो रहे। और मैं अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के चुनाव आयोग का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि बिहार जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्र में बगैर किसी हिंसा के पहले कहां हिंसा हुआ था अनंत जी? और एक भी होते थे ना लोकसभा चुनाव। अरे आप तो है ना राहुल जी, अपना राहुल जी आप तो सत्य को स्वीकार करने को ही तैयार हुआ है। जी अनंत जी, मैं कह रहा हूं 1952 के बाद पहली बार हुआ है कि किसी बूथ पर रीपोलिंग नहीं हुआ, किसी कोई हिंसा की खबर अरे राहुल जी नहीं हुई। देखिए जो अच्छा काम हो रहा है कम से कम उसका तो समर्थन करना सीखिए ना। घटना का नाम ले सकते हैं, मोकामा की एक घटना का नाम ले सकते हैं, बक्सर की एक घटना का नाम ले सकते हैं। नहीं, देश की जनता तो आपको देख के हैरान हो रही है। चुनाव कहीं बाधित नहीं हुआ। ठीक आरपी सिंह साहब, मुझे सिर्फ इतना कहना है, वो समय भूल गए जब नवीन सिन्हा बाथरूम में जाकर सोनिया गांधी जी को फोन करते थे, चुनाव आयोग में क्या तय हुआ उसकी जानकारी देते थे। और जबकि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज करी, उसके बावजूद सोनिया गांधी जी ने नवीन सिन्हा को चुनाव आयोग बना दिया। नवीन चावला को चुनाव आयोग बना दिया। अरे कैसी बात कर रहे हो आप?
और आपको तो राहुल लाल जी, कहने का आरपी अधिकार सिंह को साहब ने जो आपने बात कही है ना, ये उन्होंने अपने मन से नहीं कही है। जो उनके खिलाफ शिकायत राष्ट्रपति को भेजी गई थी उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी। देखिए आप पुराने उदाहरणों में जितने भी चले जाएंगे, पुराने आप ये बताइए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उपलब्ध करा रहा है? ये सवाल उठेंगे और देश के लोगों को विपक्ष से ही आशा है यहाँ पे, ठीक और है। किसी से आशा राहुल नहीं जी, है। मुझे रोकना पड़ेगा, आप सभी को रोकना पड़ेगा, समय का अभाव है, हमें इस चर्चा को यही विराम देना होगा। देखिए हमारे साथ राहुल जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक यादव जी और अनंत विजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 2 टुक में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।